नमस्कार आप सभी को। धानुक समाज लाइव की तरफ से मैं शशिधर कुमार आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। काफी दिन हो गए। मैं काफी सोच रहा था कि कुछ मुद्दों पे बात करनी चाहिए। अभी वैसे बिहार में थोड़ा सा चुनाव को लेकर सरगर्मी है बनी हुई। बेसिकली वो मेरा मुद्दा है नहीं, लेकिन एक्चुअली समाज जब तक राजनीति की तरफ उन्मुख नहीं होगा और प्रोडक्टिव और क्रिएटिविटी, मैं हमेशा क्रिएटिविटी शब्द पे जोर देता हूँ। क्रिएटिविटी से जब तक सोची नहीं जाएगी और तब तक जो है समाज का कल्याण नहीं हो सकता। अब क्रिएटिविटी सोचने के लिए जो है पुराने लोग तैयार नहीं है, मुझे लगता है कई कई जगह। तो उसके लिए जो है नवयुवकों को थोड़ा आगे आना पड़ेगा और उसके लिए हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। अ, आज जो मैं जिन मुद्दों पे बात करने वाला हूँ उस पे बेसिकली आज जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन है, तो उस पे थोड़ी सी फोकस रहेगी। मेरे पास एक किताब है। मैंने एनबीटी से किताब ये खरीदी थी। ये किताब है जयप्रकाश नारायण करके, इनका लेखक है सुधांशु रंजन और एनबीटी का मतलब होता है नेशनल बुक ट्रस्ट। इसमें कुछ चीजें हैं, आज आज की तारीख में अगर मैं लाइव आया हूँ तो इस पे थोड़ी सी चर्चा आवश्यक बन जाती है। उनके जीवनी के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा, वो तो आप लोग ऑनलाइन भी चीजें देख सकते हैं। एक्चुअली आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बिहार में चुनाव है और राजनीतिक सरगर्मी है, और जो क्रिएटिविटी के साथ समाज में जो है समावेशी जो संतुलन होना चाहिए, उसके लिए जो है हमें हम आज जयप्रकाश जी के जन्मदिन पे कैसे उनसे जो है किसी बातों को ग्रहण कर सके, उसके उसके ऊपर थोड़ी सी बात करने की आवश्यकता है। तो इस किताब में ना एक चैप्टर है, ग्राम निर्माण का काम और पहला आम चुनाव। इसमें जो है एक चीज मुझे जो पसंद आई कि एक तो ग्राम का निर्माण कैसे हो। निर्माण का मतलब ये है कि वो रोजगारोन्मुख जो योजनाएं हैं उस पे सरकार ध्यान दे। इसके बारे में उन्होंने नेहरू जी को बहुत सारी चीजें लिखी थी। उसमें एक लाइन ये भी लिखा हुआ था कि जब आज भारत इतना गरीब है, फिर आप जो है 17 करोड़, जो आजकल जो है, पहले जो है वर्तमान मोतीलाल नेहरू मार्ग के नाम से जाना जाता था, भव्य बंगला था, वहां पे शिफ्ट हुए थे। उसके बाद जब गांधी जी की हत्या हुई तो वो वहां से होके तीन मूर्ति भवन चले गए। तो इस पे भी उन्होंने बड़ी बात कही है। कईयों को लग सकता है कि फिर मैं नेहरू की बात करता हूँ, फिर मैं गांधी की बात करता हूँ। मैं बातें सबकी करूंगा। अगर आपको परेशानी है तो आप पहले पढ़िए, फिर मेरे से चर्चा करिए। मैं किताब का रेफरेंस देता हूँ, किताब में जो लिखा होता है उसी को आगे बढ़ाता हूँ। तो इसमें परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। हो सकता है मैं चीजें छोटी उठाता हूँ, लेकिन आप उस पे जो है मुझसे चर्चा कर सकते हैं और मैं चर्चा करने के लिए भी तैयार हूँ। तो आप ये ना सोचे कि हम यहाँ से उठ के वहां उसका वो उल्टा बोल रहा है, वो उल्टा बोल रहा है, वो कोई मतलब नहीं होता। मतलब ये होता है कि जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं उनके लिए कई सारे लोगों ने क्या क्या बातें कही। मैं किसी राजनीतिक, सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी का समर्थक नहीं हूं। जो लोग कहते हैं कि हैं या नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी भी पार्टी का समर्थक हो सकता हूं अगर उनका कोई भी काम समाज को प्रभावित करता हो। प्रभावित करने का मतलब ये है कि पॉजिटिव वे में जो है प्रभावित अगर करता होगा तो मैं जरूर उस मुद्दे पे उसका समर्थन। मुझे कोई गुरेज नहीं है किसी एक पार्टी का या दूसरे पार्टी का या तीसरे पार्टी का या चौथे पार्टी का समर्थन करने। तो अब यहाँ पे आते हैं कि नेहरू जी को उन्होंने ये सलाह दी। तो ये इसमें एक चीज है कि इस पूरे चैप्टर में उन्होंने ग्रामीण में जो है रोजगार को लेके कैसे जो है काम किया जा सकता है, इसके ऊपर काफी लंबी चौड़ी बहस हुई थी उसकी उनकी नेहरू जी के साथ। इसी क्रम में उन्होंने वो एक लाइन लिखा था। तो नेहरू जी ने इनको जवाब दिया था कि रूस के राष्ट्रपति भी तो जो है उसमें रहते हैं। तो इन्होंने कहा था कि रूस के राष्ट्रपति, रूस रूस है और उसके बावजूद भी उसका जो है राष्ट्रपति दो कमरे के बंगले में रहता है। तो आप भी दो बंगले के कमरे में रहें, क्योंकि भारत तो बहुत गरीब है अभी उस हिसाब से। तो ये एक चीज है। और उन्होंने सर्वोदय योजना की बात करी थी विनोबा भावे से मिलके। विनोबा भावे से वो प्रभावित थे और इन्होंने ना गांधीवाद और समाजवाद को जो है एक करके देखने की कोशिश की, जयप्रकाश बाबू ने।
अब इन्होंने ये कहा कि समाजवादी, चूंकि ये समाजवादी थे और समाजवाद को लेके आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो अब समाजवाद और गांधीवाद एक साथ कैसे हो सकता है? कई मूल्यों पे आप जो है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कई बार, और कन्फ्लिक्ट ऑफ जो है विचारों का जो वो कन्फ्लिक्शन होता है वो मुझे लगता है कई दफा, क्योंकि देखिए, मैं एक किताब पढ़ रहा था, गांधी एन एनआरकी। गांधी एन एनआरकी जो किताब है उसको लिखा है सी शंकरन नायर ने। और सी शंकरन नायर जो है कांग्रेस का प्रेसिडेंट था 1897 में। अब आप सोचिए कि 1897 में कांग्रेस का जो अध्यक्ष रह चुका है वो गांधी और एनआरकी के ऊपर किताब लिखता है। आप टाइटल से ही समझ सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं किताबों में जो आपके दिमाग को इतना उद्वेलित करती है कि आप अपने आप में नहीं रह पाएंगे। तो चीजें ऐसी होती कि आपको पढ़ के उसको ग्रहण करना होता है, सामने पास करना होता है कि क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। तो हम जो है अभी आते हैं गांधीवाद और समाजवाद पे। तो इन्होंने जो है गांधीवाद और समाजवाद को एक करके देखने की कोशिश की। मैं भी मानता हूं कि गांधीवाद और समाजवाद का जो मेन जो मोटो है दोनों का, अगर आप निचोड़ निकाल के देखेंगे, दोनों यही कहता है कि गांव को जो है आपको प्रतिभा संपन्न बनाना पड़ेगा, गांव में काम करना पड़ेगा। भारत चूंकि ग्राम गांवों का देश है, ये सारे कहते रहे, लेकिन हम शुरुआत से ही जो पहली सरकार बनी वहीं से हमारी पॉलिसी क्या रही? हमारी पॉलिसी ये रही कि हम इसको जो है विकसित राष्ट्रों के साथ तब खड़ा कर पाएंगे जब हम जो है इसको कॉर्पोरेट लेवल पे ले जाएंगे, कारखाना बनाएंगे। वो भी एक जरूरी है, मैं ये नहीं कहता वो जरूरी नहीं था, लेकिन जब आप मैं जब अपनी किताबों में पढ़ता हूँ, नागरिक शास्त्र की किताबों में, कि भारत गांवों का गांव प्रधान देश है, तो गांव प्रधान देश है जब, तो गांव के बारे में आज तक क्या किसी ने सोचा? आज तक किसी ने ये सोचा कि मैं अगर बिहार के अपने क्षेत्र की बात करूं, मिथिला की बात करूं, सीमांचल की बात करूं, तो वहां मखाना बहुतायत के रूप में होता है। कटिहार में जो जूट है, जो बंगाल एरिया था, कटिहार में खुद जूट मिल है, था, अभी भी है, मतलब बंद पड़ा हुआ है। तो जो जूट हुआ करता था वो कहाँ अचानक से गायब हो गया? 0% हो गया पूरे कटिहार जिला में पैदावार। क्यों हुआ? अगर वो जूट वहां पे पैदा हो रहा था, जूट मिल वहां पे था। इसी तरीके से बनमनखी में देखिए कि जो चीनी मिल पड़ा हुआ था उसकी स्थिति क्या है? इतना गन्ना होता था पूरे मधेपुरा और पूर्णिया की उस एरिया में कि मतलब पूरा बनमनखी एरिया चलता था। तो आप ये जो जो गांव लेवल पे चीजें बनी हुई है वो कहीं ना कहीं इसको जो है सरकारों ने तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं आज की तारीख में खड़ी हुई है। तो अब एक चीज और बात मैं करना चाह रहा हूँ कि इसी किताब में एक जगह लिखा हुआ है कि उन्होंने एक जो है एक मंत्रिमंडल में शामिल होने का प्रस्ताव उनको दिया गया था, जो उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। उसमें एक लाइन जो जो लेटर लिखा गया था, मतलब जो कार्यक्रम था, मिनिमम जो प्रोग्राम बोलते हैं राजनीति की भाषा में, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी। देखिए, जो बेसिकली जो मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगा था उन पॉइंटों में, आज की तारीख में भी वो वैलिड है अगर सरकारें इस पे जो है तवज्जो दें तो। जैसे आर्थिक विषमता तथा शोषण को खत्म करने के लिए भूमि का फिर से बंटवारा, इसमें भूमिहीन मजदूरों और गरीब किसानों को प्राथमिकता मिले, बेदखल करने की घटनाओं को तुरंत रोकने की व्यवस्था, भूमि विखंडन को समाप्त करने तथा जोतों की चकबंदी के लिए उपयुक्त कानून का निर्माण, जमींदारी प्रथा की पूर्ण समाप्ति, अनिवार्य बहुउद्देशीय समितियों के माध्यम से ग्रामीण अर्थरचना का सहकारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, किसानों को ऋण व अन्य सुविधाएं देने के लिए सहकारी समितियों द्वारा राज्य की व्यवस्था। राज्य यथासंभव किसानों के साथ व्यक्तिगत नहीं सामूहिक व्यवहार रखे, जैसे पंचायत के माध्यम से भूमि राजस्व का संग्रह उसी के द्वारा हो और लगान का एक भाग पंचायत के पास ही रहे। तो मुझे ये वाला जो पार्ट लगा था, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, और ये आज की तारीख में भी संभव है, अगर सरकार चाहे तो इसके ऊपर जो है बात कर सकती है इम्प्लीमेंटेशन को लेके। और अब आते हैं जो जयप्रकाश नारायण जी के बारे में प्रचलित है कि जो है पटना का छात्र आंदोलन, अगर उस पर बात ना करें 2 मिनट तो थोड़ी सी बेमानी लगेगी। तो ये जो आंदोलन है 17-18 फरवरी को पटना में पटना विश्वविद्यालय से शुरू हुआ था।
और इसमें जो है बहुत सारी बातों पे जो है वो क्या कहता है चर्चा हुई थी, जिसके ऊपर जो है आठ 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 पॉइंट दिया गया था कि इस पे ऊपर जो है बात होगी। अब आप ये देखिए कि ये जो कार्य समिति बनी थी जिसपे जो है ये बात करना था, इस कार्य समिति में कौन कौन रहे? लालू प्रसाद यादव जी को अध्यक्ष बनाया गया था, जो निवर्तमान में जो है पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे। और सुशील कुमार मोदी जी महासचिव थे, उस समय वो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के। रामजतन सिन्हा, नरेंद्र सिंह, उसके बाद है राम बहादुर राय, विक्रम कुंवर, मिथिलेश कुमार सिंह, उदय नारायण सिन्हा, रघुवंश नारायण सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, नीतीश कुमार एंड भवेश चंद्र प्रसाद। तो ऐसे लोग थे जो आज की तारीख में आप नाम सुनते हैं कि जो है वहाँ वो जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन के प्रोडक्ट है ये हमारे नेतागण। तो ये सारी चीजें हैं इस पे। और एक जो चीज है, मुझे लोकनायक की उपाधि जो है इनको पहली दफा मंच पे लालू प्रसाद जी ने जो है खड़े होके बोला था 9 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में। और हाँ, इसके बाद एक चीज और थी जिसमें जिस पर जो है काफी चर्चा हुई थी। इन्होंने कहा था कि जो है पुलिस को गैर कानूनी आदेश न मानने की सलाह दी थी इन्होंने। तो इससे कई सारे लोगों ने विरोध किया था कि इससे जो है एनार्की टाइप जो है वो स्थिति उत्पन्न हो जाएगी पूरे पटना और बिहार में, आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या है कि मैं बेसिकली ये कुछ मुद्दों पे इसलिए कह रहा था चीजें कि आज आप सोचिए कि 73-74 तक जो है या प्रकाश बाबू के बात की चर्चा हो रही थी, और आज हम 2020 में हैं। इतने सालों के बाद भी अगर मुझे उनकी बातों में ऐसी चीजें नजर आती है जो गांव के स्तर पे जो है उसको इम्प्लीमेंट करके जो है हमारे गांव को समृद्ध किया जा सकता है। तो बात घूम फिर के वही है कि सरकारें हमारी, हम किसी सरकार को ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सरकार उनका जन्मदिन मनाती है, उनका महापरिनिर्वाण करके जो है मनाती है, लेकिन समस्या ये है कि उनके जो विचार हैं और उनके आंदोलन से जन्मे हुए जो लोग हैं, निकले हुए जो लोग हैं, उनकी बातों को अगर आगे ना बढ़ाएं तो सोचना किसको है? सोचना तो आम आदमी को पड़ेगा। तो कौन सोचेगा? आज की तारीख में जो है हमें सोचने की आवश्यकता है, और हम में से एक को जो है क्रिएटिविटी जो है हमें हमें पैदा करके निकालनी पड़ेगी कि हम इन चीजों को जो है कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब आज का जो दूसरा मुद्दा था हमारा, मेरा, कि अम्बेडकर जी की कुछ बातें जो धानुक समाज को जो है समता मूलक के रूप में जो है देखनी चाहिए, और हम कैसे उसको आपस में धानुक समाज के रूप में हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उससे पहले मैं एक लाइन उनका कोट करना चाहता हूँ कि दलित समाज अगर कम्युनिस्ट हो गया तो देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। ये बड़ी लाइन है। आप खुद सोचिए कि जो है बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप किताब को पढ़ते हैं तो ये एक्चुअली छोटी सी किताब है, और ये भी एनबीटी की ही किताब है। मैं इसको पढ़ रहा था तो इसमें से कुछ लाइनें मुझे मिली है जो मुझे लग रहा है कि आज की तारीख में मुझे शेयर करना चाहिए। अब हमारे लिए जो है ऐसी कौन सी ऐसी बात है जो हमें इनके हिसाब से जो है अम्बेडकर जी के हिसाब से हमें ये अपने आप में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब जैसे समाज की बात करें तो आपके पास जो है कोई साहित्य नहीं है। जब कोई साहित्य, कोई इतिहास की लिखने की बात करता है तो कई सारे लोग उसको सामने से नकार देते हैं। नकारिए मत। जो भी लिख रहा है, जहां से भी लिख रहा है, अगर ऑथेंटिक लिख रहा है, चाहे 2 लाइन या 4 लाइन कहीं से भी उठा के लिख रहा है, तो उन चीजों को जो है आप खुद समझिए कि हम इन चीजों को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारा साहित्य नहीं है। हमें अपने आप पे गौरवान्वित होने के लिए हमारे पास 2 शब्द का कोई किताब, ढंग का कोई किताब नहीं।
मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैं अभी छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ। जैसे अभी 23 अगस्त हुई थी और बहुत सारे कार्यक्रम हुए विनोद बिहारी जी की तरफ से, सीतामढ़ी और उसके आसपास के एरिया। हम उसमें से कितनों को जानते हैं। मैंने उस दिन भी लिखा था कि सिर्फ जो है अमर शहीद रामफल मंडल जी के जो है शहादत को मनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अब जो है हमें सेकंड लेवल पे जाना पड़ेगा। सेकंड लेवल का मतलब ये है कि जैसे विनोद बिहारी जी जो बसानी और बाकी लोगों का जो है प्रचार प्रसार करते हैं, उसमें और भी अपने समाज के कई सारे लोग हैं जिनका प्रचार प्रसार आवश्यक है, वो भी शहीद हुए और उनके किताबों में जो है रेफरेंसेस भी है। तो मैंने उस दिन जो 23 अगस्त को प्रोग्राम किया था, 23 अगस्त या उसके आगे वाले आने मतलब एडजेसेंट शनिवार को, उसमें मैंने कई सारे लोगों का नाम लिया था। तो समस्या हमारे अंदर ये है कि साहित्य नहीं होने की वजह से हम जो है बिखराव महसूस करते हैं, हमारे अंदर एकजुटता नहीं है। तो हमें साहित्य को लेके जो है थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है ये मैंने अंबेडकर जी के ही किताब से उठाया था। उन्होंने एक बार कहा था कि दलित जो है दलित जो है दलित आगे नहीं बढ़ सकता। आप दलित का मतलब ये नहीं मत सोचिए। कई सारे लोग कहते हैं कि हम जो है धानुक को दलित बनाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि अपना साहित्य तो पढ़िए, इतिहास तो पढ़िए। उन्होंने जो कहा मैं वो उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि दलित का अपना कोई समाचार पत्र नहीं होने की वजह से उनकी अपनी बात उन तक नहीं पहुंच पाती। यही समस्या धानुक समाज में। समस्या ये है कि जो हमारा अपना कोई समाचार पत्र नहीं है, जो हमारी बातें सिर्फ कहे, सिर्फ हमारी बातें कहे, किसी और की बातें ना कहे। कहने का मतलब ये नहीं होता है कि लेकिन जो बातें पहुंचाई जाए वो पॉजिटिव पहुंचाई जाए, निगेटिव बातें ना पहुंचाई जाए। तो उन्होंने जो है ये चीज कहा था कि दलितों का चूंकि कोई समाचार पत्र अपना नहीं है, इसलिए हम अपना समाचार पत्र निकालें ताकि दलितों तक ये बात पहुंचे। तो ये चीजें जो है हमें अपने भी सोचना पड़ेगा। हमारा कोई समाचार पत्र हो नहीं सकता। हमारे अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपस में इतना ज्यादा है कि अगर कोई निकालेगा भी तो 2-4 महीने के बाद वो बंद हो जाएगा। कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, मुझे भी पता है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ? तो हमारे पास जो है आज की तारीख में ऑनलाइन चीजें हैं उपलब्ध। उसमें से जो लोग हेल्प कर रहे हैं या जो मेहनत कर रहे हैं उसमें 2 लाइनें इनपुट देने की, तो उसको जो है प्रमोट करने की आवश्यकता है। हर कोई ईगो में ना रहे। हमारे अंदर जो ईगो है, जिसकी समस्या ये है कि हम ईगो की वजह से हम ये कहते हैं कि सामने वाला जो है वो बड़ा बन जाएगा, वो राजनीति की तरफ बढ़ जाएगा, वो जो है नेता बन जाएगा। नेता बन जाएगा अच्छी बात है, राजनेता नहीं बनना चाहिए। अगर राजनेता भी बनता है तो उसके ऊपर लगाम, अगर आप एकजुट रहेंगे तो लगाम कसे रह सकते हैं। कैसे कि अगर मान लीजिए कि आज की तारीख में कोई धानुक समाज का विधायक बनता है तो उसके ऊपर आप प्रेशर बनाए रखें। उनको बार बार कहिए कि आप तो समाज से आते हैं। आप खुद सोचिए ना, आप उसको हम प्रेशर ही नहीं बना के रख सकते। दूसरे समाज के लोग जो है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे समाज के लोग धानुक समाज के कोई भी सम्मेलन होते हैं, नेतागण उसमें नहीं जाना चाहते जब तक कोई राजनीतिक फायदा ना हो। कैसे, मैं बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे। पिछले 3 महीने से जब से ये चुनाव का जो है हल्ला शुरू हुआ है, तब से हमारे नेतागण है, वो नेतागण जो है हर प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक से लेके, ट्विटर से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, व्हाट्सएप ग्रुप से लेके, टेलीग्राम तक हर चैनल्स पे अपना प्रचार कर रहे हैं। उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले किसी ने नहीं पूछा। तो हमारी जिम्मेवारी भी बनती है, हम अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं।
हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसकी वजह से ये हालत हुई। ये जो कहावत है, एक लाइन मैंने जो है पिछले साल शेयर किया था कि गद्दी खाली करो जनता आती है, जब प्रकाश नारायण ने कहा था, तो ये किसके लिए कहा गया था? उन्हीं के लिए कहा गया था जो लोग अवसरवादिता को राजनीति का दूसरा रूप देखते। आप उसको कहिए कि अगर इस बार आप काम कर रहे हैं तो काम करिए, अदर हम ये नहीं कह रहे हैं कि विधायक होने का मतलब ये नहीं है कि एक समाज के प्रति ही सिर्फ काम किए जाए। अब तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी टोला मोहल्ले में आप कोई रोड बनाते हैं, तो उसमें सिर्फ धानों की चलेगा ऐसी बात तो नहीं है, उसमें बाकी जाति के भी लोग चलेंगे। तो अगर शिक्षा कोई संस्थान बनता है, ठीक है, और कोई मोहल्ले में अगर प्रॉपर नाला बनता पानी जाने के लिए, तो उससे सबका फायदा होगा, सिर्फ उस धनु जाति का तो नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि कहीं पे कोई शिक्षण संस्थान बनाई जाती है, बनवाई जाती है सरकार के द्वारा, तो उसमें सबका लाभ होगा, सिर्फ धनु समाज का तो लाभ नहीं होगा, है ना। तो अब जैसे एक चीज और है कि विनोद बिहारी जी अति पिछड़ा छात्रावास का जो है, वो कह रहे थे कि काफी जिलों में है, तो अब उनके बारे में हम कोई बात नहीं करते, पिछड़ा वर्ग ही बात नहीं करता उस पर किसी तरीके का, सोचता भी नहीं है कि क्या बात करनी है उस पे, हमें पता ही नहीं कि हम पिछड़ा है। सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि हम मानसिक रूप से इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि हम पिछड़े हैं। यही मैं कह रहा था कि जो अम्बेडकर जी ने कहा था कि दलितों का चूंकि समाचार पत्र नहीं है, इसकी वजह से हमारी बातें उन तक नहीं पहुंच पाती, जो ग्राउंड लेवल पे लोग, हमारे पास तो है नहीं समाचार पत्र, कोई बंधुए भी नहीं छपवाते। मैं कई सम्मेलनों में जाता हूँ, वो वार्षिक रूप से एक जो है विवरणी का टाइप छपवा देते हैं, उसमें लोगों के नाम होते हैं, पते होते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? समाज को इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही, तो अगर मान लीजिए कि हम फ्री में इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाह सकते हैं, तो कैसे पहुंचाएं? हमारे पास सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम क्यों ना पहुंचाएं? पहुंचाना चाहिए। अगर कोई सही तरीके से इसका यूज करना चाहता है, तो हम सबको उसकी जो है बात करनी चाहिए, उसके बारे में बतानी चाहिए कि हम जो है इसके बारे में कैसे जो है आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई कोई दो पॉइंट लिखता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चीजें चल रही होगी। हम क्या करते हैं, हम उसको जो है प्रमोट करने के बजाय उसकी उसके बारे में गलतियां ढूंढना शुरू करते हैं। हर आदमी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो उम्र बढ़ता है, उम्र के साथ लोग अनुभव जो होता है, अनुभव आपको परफेक्ट बनाने के लिए जो है एक रास्ता देता है कि आपने जो गलतियां की है पिछले कुछ सालों में, वो गलतियां आगे ना। तो एक व्यक्ति के तौर पे, सामाजिक व्यक्ति के तौर पे हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें और कैसे इस पे काम कर सकते हैं, हम सबको सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज जो है, मैं काफी दिनों से इस पे काफी दिनों मैं काफी बार जो है मैंने इस बात की है कि उन्होंने जो है अम्बेडकर जी ने एक दूसरा पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा था, उन्होंने स्त्री शक्ति का आह्वान किया था। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में ये कहा था कि साफ सुथरा रहिए, संभ्रांत औरतों की तरह कपड़े पहनिए, पति या बेटा यदि शराब पीकर आते हैं तो उन्हें घर में मत घुसने दो, बेटे बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ। समझ रहे हैं? हम घूम फिर के वापस उसी मुद्दे पे आते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। तो बात ये है घूम फिर के कि हमें जो है कई सारी चीजें हैं इतिहास में पढ़ने लायक, और हमें पढ़ना चाहिए। युवाओं से मैं कहता हूँ कि मैंने पहले भी कहा था कि जो आपके हाथ में जो 5 और 6 या 4 या 6 इंच का जो स्क्रीन है, टच स्क्रीन, वो इतनी बड़ी जादुई चीज है कि आप सिर्फ उसका उपयोग करें। आप उपयोग करना तो सीखिए। आज की तारीख में, हमारे समय में वो अवेलेबिलिटी नहीं थी, आज की तारीख में उपलब्ध है,
तो मैं उसका यूटिलाइजेशन करता हूँ एवरी टाइम। वेन एवर आई गेट द टाइम आई यूज टू डू इट। मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं है। वैसे भी आप घर से भी बाहर जा नहीं सकते, तो आपके पास तरीका क्या बचता है? आपसे आपके पास सुंदर तरीका यही है कि आप अपने समय का उपयोग करें। मैं कहता हूँ कि मैं किताब पढ़ता हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, उसमें से कई सारी चीजें जो है मुझे रेफरेंसेस में मिलती है, वहां से मैं ढूंढता हूँ, फिर उस रेफरेंसेस पे दूसरे रेफरेंसेस को ढूंढता हूँ, वहां से कई सारी चीजें मिलती है। अगर आप ढूंढना चाहें तो बहुत सारी चीजें मिली। मैंने जो 23 अगस्त के बाद वाले शनिवार को, ये रविवार को जो प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने कहा था कि जो है धमधा और रुपौली में इतना बड़ा कांड हुआ, हमें से किसी को जानकारी नहीं। क्यों नहीं है जानकारी? सोचना पड़ेगा हमें कि जिसने इतिहास लिखा उस पर्टिकुलर पार्ट को वहां से स्किप कर गया। क्यों स्किप किया? हमको सोचना पड़ेगा कि उसने उस भाग को क्यों छोड़ा है। उसके लोग, उसके राइटर, उसके पब्लिशर, उसके सब कुछ, तो आपको साहित्य कहाँ से मिलेगा? तो साहित्य तो ढूंढना पड़ेगा। मुझे भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 1943 की जो मैंने बात की है, जो रुपौली और धमना वाला कांड हुआ था, उसमें जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उसकी ओरिजिनल कॉपी मेरे पास, सॉफ्ट कॉपी। तो समस्या ये नहीं है कि उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध तो है, आपको ढूंढना पड़ेगा। पूरे भारत में इतने सारे धानुक बंधु जो है 42 के आंदोलन में जो है शहीद हुए या जेल हुई, उनको यातनाएं मिली, तो उसके बारे में कहीं चर्चा नहीं। क्यों नहीं है चर्चा? क्यों नहीं है चर्चा? इसके बारे में क्या हमारे बुद्धिजीवियों ने सोचा? हमारे मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे बुद्धिजीवी ऐसे बुद्धिजीवी हैं, वो तो एक जगह घूमते फिरते रहते हैं बस। उनके पास जो दो चार लाइनें हैं वही प्रवचन बांटते रहते हैं। उन्होंने न तो उसमें कोई अपने आप में इंक्रीमेंट करी, और न ही जो जो ग्रैब करने वाला जो लोग है, जो उसको ग्रहण करने वाला लोग है, जो उसको और आगे बढ़ाता, उसको दिया। ये हमारे जो पिछले जनरेशन की बात है, जिन्होंने समाज समाज के नाम पे खेल खेला है, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। उन्होंने चीजें आगे नहीं बढ़ाई। अगर वो चीजें आगे बढ़ाते, तो जब मैं 2007 में गूगल पे धानुक ढूंढ रहा था, एक भी आर्टिकल नहीं मिला मुझे। तब मैंने वेबसाइट बनाने की सोची। मेरे जैसे बच्चे को क्या जरूरत 2007 में बनाने? क्यों बनाता? आपको खुद सोचने की आवश्यकता है ना। अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती तो गूगल तो 2007 में भी था, मेरे पास आ जाती सारी चीजें। आज की तारीख में कोई भी बच्चा अगर धानुक सिर्फ टाइप करता हिंदी या इंग्लिश में, उसके पास जो है 50 लिंक अवेलेबल होते हैं, जहां बहुत सारी चीजें टूटी फूटी ही सही अवेलेबल है, मिलती है। कम से कम वो बच्चा अपने इतिहास को जान तो रहा है, अपने इतिहास को समझ तो रहा है। लेकिन हमारे पिछले जनरेशन ने क्या करा? हम आज स्ट्रगल कर रहे हैं। हम आज स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर पिछले जनरेशन ने इसको हमारे जनरेशन तक पास किया होता, लिखित रूप में ही सही, तो आज ये स्थिति देखनी नहीं पड़ती हमारे जनरेशन को, खास करके हम बहुत आगे होते इस मामले में। तो मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है, यहाँ क्रिटिसाइज करने की आवश्यकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मैं क्रिटिक नहीं हो सकता। उन्होंने भी बहुत सारी मेहनत करी है। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं किया होता तो मुझे भी नहीं पता सकता कि क्या क्या चीजें हैं। बहुत सारी चीजें उनसे मिलनी चाहिए। मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, मेरी अपनी डिजिंग है। किसी ने एक लाइन की इन्फॉर्मेशन पास नहीं किया आज तक मुझे। क्यों?
मुझे भी जानने का हक है। नहीं, या किसी को जानने का हक ही नहीं है। सिर्फ हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ हम ही अपने पास तक रखें, सही रहेगा। तो समाज थोड़ी आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब आप चौधरी बनना चाहते हैं समाज का? चौधरी बनने से नहीं होगा। आपको समाज के अंदर एक विद्यार्थी बननी पड़ेगी। जिस दिन आपने ये मान लिया कि हम आई एम द स्टूडेंट ऑफ द कम्युनिटी, तो आपको जो है किसी को भी इंफॉर्मेशन शेयर करने की जो है वो सकुचाहट नहीं। मैंने दिया है कितनों को, जिन्होंने मांगा मैंने पीडीएफ भेज दिया, भाई पढ़िए। क्यों नहीं पढ़िएगा? हमारा थोड़ी है, सबका है। सब पढ़िए, अपने हिसाब से सोचिए, उसके ऊपर मंथन करिए, एक दूसरे को चीजें शेयर करिए, लेकिन शेयर करिए। आप अपने दिमाग तक सीमित न रखिए। अपने दिमाग तक सीमित रखेंगे तो चीजें हमारे लिए ही गड़बड़ होगी, कोई दूसरे समाज के लिए गड़बड़ नहीं होने जा रही है। तो हम सबको ये जो है जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, समाज कैसे आगे बढ़े। अब वो आते हैं अगली चीज पे कि जो है भाई इसमें जो मेन तीसरा मुख्य मुद्दा था हमारा कि धानुक समाज की आज के बिहार चुनाव में हिस्सेदारी, जो हिस्सेदारी है, मैं एक चीज बता दूं, हम जो है बहुत भोले। मेरी अभी तक की जो रिसर्च कहती है, लोग कहते हैं कि जो है वो 8 धानुक, एक पर्टिकुलर पार्टी ने जो है 8 धानुक को टिकट दिया, एक पार्टी ने 1 धानुक को अभी तक दिया, एक पार्टी ने, ऐसे करके नंबर्स हैं, ठीक है। तो जो ये जो 8 धानुक वाला जो प्रचार प्रसार है, ये प्रोपेगेंडा आया कहाँ से, हमें सोचने की आवश्यकता है। उसमें कई सारे लोग कईयों का नाम लेते हैं, कई सारे लोग कईयों का नाम लेते हैं। उसमें कई सारे लोगों का पर्सनली मैं जानता हूँ, जिसको मैंने कहा भी कि ये अपनी जाति के नहीं है, क्योंकि पर्सनली हम अगर आप जानते हैं तो आपको पता हो। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ जो धानुक के नाम पे आज की तारीख में प्रचारित प्रसारित हो रहे हैं, वो बेसिकली पहले कुर्मी हुआ करते थे, वही, ठीक है। और वो धानुक के नाम पे भड़क जाते थे, और आज की तारीख में उन्होंने अपने आप को धानुक कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको धानुक भविष्य में टिकट चाहिए तो धानुक कहना शुरू कर दिया। आप जाति प्रमाण पत्र उसका देखने नहीं जाते, कोई नहीं देखने जाता। तो समस्या यही है कि जो हमारे समाज के प्रबुद्ध जन हैं, वो इस चीज को प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं कि हमारे समाज को इस पार्टी से इतना टिकट मिला, लेकिन किसी को भी 100% ये नहीं पता कि ये नाम जो है हमारे समाज का है। क्यों हमारे समाज के जो संगठन है उन्होंने इस पे रिसर्च नहीं किया? मैं एक अपने समाज के ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, उसमें काफी प्रबुद्ध जन है, उसमें भी चर्चा हुई, मैंने साफ साफ उसमें 2 नामों को जो है खारिज किया था कि ये जो है ये यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, आप इसको धानों के रूप में काउंट ना करें। तो मुझे काउंटर आया कि आपको कैसे पता? भाई मैं तो वहीं से आता हूँ, मुझे पता है, पर्सनली जानता हूँ। तो इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। अगर आपको मानना है तो ठीक है, ना माने तो भी ठीक है। मैं जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकता किसी को मानने के लिए। मंडल लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप धानुक ही हैं, और राय लिखने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुर्मी ही हैं या धानुक ही। हमारे यहाँ राय हरिजन लिखते हैं। सॉरी, शब्द तो यूज नहीं करना चाहिए, दलित बोलते हैं। तो टाइटल का इशू इतना बड़ा नहीं होना चाहिए वैसे, लेकिन अब टाइटल को लेके अगर हम सिग्निफिकेंट करने लग गए कि ये हमारी ही जाति का लोग है, तो आप कंफ्यूजन में रहते हैं थोड़ी सी। और ये गेम प्लान, और वो 8 थानों वाला जो है जागरण पे रिपोर्ट आया था, किसी ने स्क्रीनशॉट डाला। मेरी आदत होती है थोड़ी सी डिगिंग करने की, मैंने सेम एज इट इज वर्ड्स गूगल पे डाले और उसने आर्टिकल दे दिया, वो जागरण का उठा। जागरण को मैंने पढ़ा, वहां पे कहीं ऐसा कोई नाम था नहीं। तो मेरे कांटेक्ट में एक उस पार्टी के महासचिव हैं जो अपने ही समाज के लोग हैं, और उनसे मैंने फोन पे संपर्क साधा। तो
उन्होंने कहा कि सर बड़ा मुश्किल है कहना कि 8 कौन-कौन, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से नाम बताए कुछ, लेकिन वो 8 नहीं पूरा। वो भी एक कन्फ्यूजन में थे एक नाम को लेके, तो मैंने साफ-साफ कहा नहीं तो उस गलती से आते हैं, तो ये है। तो हमारी जो हिस्सेदारी है, वो कहीं न कहीं जो है इस पे हमें सोचने की आवश्यकता है। हम कहते हैं कि 10%, 10.5%, 11% है। फिर भी आज की तारीख में अगर आपको 8 सीट या 10 सीट या बाकी सारे पार्टियों को मिला के अगर 20 सीट भी आपको मिला है, तो खुश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन वाइज आपको कोई पार्टिसिपेशन नहीं मिला है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमारे ये कैंडिडेट जीते नहीं है, जब जीत जाएंगे तब हमारी काउंटिंग। तो अभी ये है कि हमारे कितने कैंडिडेट हैं उस पे चर्चा होनी चाहिए, और हमें इतना ही क्यों मिला इस पे चर्चा होनी चाहिए, और क्या ये हमारी सफलता है जो पिछले चुनावों से बढ़ के मिली है? नहीं, ये राजनीतिक मजबूरी है जिसकी वजह से हमें टिकट मिला। तो हमें इसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है, सिर्फ ऊपरी सतहों से ना सोचें। आपका किसी पर्टिकुलर पार्टी से प्यार है, मोह है, कोई दिक्कत नहीं, उसका अपना एजेंडा होता है, आपका भी अपना सोच है, कोई दिक्कत नहीं अगर आपका मेल खाता है, तो इस पे हमें बात करने की आवश्यकता है, हम कैसे इसको जो है आगे बढ़ा सकते हैं, तो हमें सोचने की आवश्यकता है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि पिछले चुनावों से हमें इस बार ज्यादा सीटें मिली है, तो इसमें मैं एक लाइन और कहना चाहता हूँ, क्यों मिली है? क्या हमने इसके ऊपर कोई चर्चा की? नहीं की। क्यों? हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। और ये अगर आप ये कहते हैं कि पिछले चुनावों से इस बार ज्यादा सीटों पे हमें चुनाव लड़ने को मिल रहा है मुख्य पार्टी की तरफ से, तो मेरा ये मानना है, मेरी जो एनालिसिस कहती है वो ये कहती है कि पिछले 2, ढाई, 3 साल में धानुक के नाम पे सोशल मीडिया पे इतना प्रचार प्रसार हुआ है, जो मुख्य पार्टियां हैं उन्हें भी समझ आने लग गई है कि ये जाति अब जो है अगले स्टेप के लिए बढ़ रही है, वो अपना अगला जो है पद देख रही है, सीढ़ी देख रही है। तो जब अगला सीढ़ी देख रहे हैं तो पार्टियों को भी तो सोचना पड़ेगा ना कि हम इनको कहाँ बिठाएं। वो अपने तरफ से जो है, देखिए हर पार्टी चाहती है कि हमारा कैंडिडेट जीते, कोई हारने वाला कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगा। तो जहां भी उसको लगता है कि हमारे समाज के लोग हैं जो जीत सकते हैं, तो उनको टिकट दिया है। इसमें कोई बहुत बड़ी जो है भूचाल आने वाली बात नहीं है। और कई सारे लोगों ने जो है फेसबुक पे जैसे ही टिकट की जो है घोषणा हुई थी, कई सारे लोगों ने जो है बोलना शुरू कर दिया कि ये हो गया वो हो गया। ऐसी कोई बात नहीं हुई भाई मेरे, अभी हमें टिकट मिला है, चुनाव जीतने की आवश्यकता है, तभी चीजें हमारे हक में आएंगी। दूसरी चीज जो स्व मूल्यांकन की बात मैं कर रहा था पॉइंट पे, तो स्व मूल्यांकन का मतलब ये है, मेरे हिसाब से, हो सकता है कि आपके हिसाब से कुछ डिफरेंट हो, जो हमारे कैंडिडेट हैं हमें उन्हें जिताने की आवश्यकता है। जब वो जीत जाएंगे अपने तौर पे, हमारा जो एक जो ग्रुप जब बनेगा, चाहे किसी भी पार्टी से हो, अगर वो एक हमारी जाति के लोग हैं और वहां से जीत के जाते हैं, तो वो उनके उनके बारे में जो अलग और पार्टियां हैं, वहां पे जो छाप पड़ेगी वो ये पड़ेगी कि नहीं, अब ये जाति भी जो है राजनीतिक तौर पे जागरूक हो रहा है, तो हमें जो है इसके बारे में अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। नो डाउट, जो एमएलए से जो ग्राम पंचायती स्तर पे हमारे लोगों ने जो है जीत हासिल की है, उसका एक इम्पैक्ट जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस इम्पैक्ट को अगले बार भी इम्पैक्ट प्लस करना हो, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव हो, आज की तारीख में जो है वहां पे फिर इम्पैक्ट प्लस करना हो, तो आपको जो है यहाँ पे एक ग्रुप को जो है पूरी मजबूती के साथ सदन में भेजना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि जब सदन में जाएंगे 4 लोग, 8 लोग, 5 लोग बैठेंगे वहां पे,
तो अल्टीमेटली उस पर चर्चा होगी कि हमारे समाज के लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी से आते हैं। जब समाज में चर्चा होगी, समाज के बारे में चर्चा होगी, उनको भी एक दबाव महसूस होगा कि हम उस समाज से आते हैं, समाज के बारे में सोचने की आवश्यकता है। वो भले अपने क्षेत्र के बारे में सोचें, लेकिन एक विधायक के तौर पे, एक राजनेता के तौर पे आप सबका कल्याण का करने का बात सोच सकते हैं। उसके ऊपर जो है पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो ये भी एक चीज है। तो और सब अपने मैं उम्मीदवारों से कहूंगा कि वो अपने आप का मूल्यांकन करें और जहां भी उनको टिकट मिला है उस पर काफी मेहनत करें। और दूसरी जो चीज मुझे कहनी है कि जो कैंडिडेट्स के बारे में, कि वे लोग अपने लोगों को पहचानें। अगर आज आप अपने लोगों को पहचानेंगे, अपने लोगों को अपने साथ खड़ा करेंगे, चुनाव में प्रचार करवाएंगे, तो देखिए दो चीजें संदेश जाती है। संदेश ये जाती है कि ये लोग जो है अब एकजुट हो रहे हैं और इनके ऊपर किसी भी तरीके का हमला जो है, अब ये लोग एकजुट हो गया है तो आप समझिए जब एकजुट हो जाते हैं तो कोई भी किसी तरीके की बातों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। यही चीज मैं आखिरी पॉइंट के तौर पे कहूंगा कि हमारी एक जिम्मेदारी बनती है सामाजिक तौर पे कि जो है हमें जो है पूरे ग्रुप को, जो भी है जहां से, कोशिश करनी चाहिए कि जो है वो लोग जीत के सदन में पहुंचे और उसके बाद की लड़ाई हमारी होगी, जनता की, कहने का मतलब। वो फिर नहीं, वो फिर कहने के उसमें स्टेटस में नहीं होंगे हमारे विधायक कि जो है हमें आप लोगों ने वोट नहीं दिया, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो भाई हमारे लिए कुछ ना करें, कम से कम अपने क्षेत्र के लिए तो कर ही सकते हैं, क्षेत्र के लिए कर सकते हैं। फिर अगली बार वही समाज आपको देख लेगा। तो हमें समाज के तौर पे जो है इन नेताओं के ऊपर प्रेशर बना के रखना पड़ेगा, इनको बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेगी। हमारे लोग जो है नेता के तौर पे अभी भी परिपक्व नहीं है। मैं ये कहता हूँ बारंबार, क्यों कहता हूँ? क्योंकि हमारे लोगों के पास जो है नॉलेज ही नहीं है। जिनके पास नॉलेज है वो एक जो तरीका है उसी पे जो है घूमे फिरे रहते हैं। हमें हर तरीके से सोचने की आवश्यकता है। हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको लोकल लेवल पे जो है काम करने की आवश्यकता है। आप अपने लोकल लेवल पे जो यंग जनरेशन है उनसे आप राब्ता करिए, उनसे आप बात करिए। जो है हमारे समाज के जो प्रबुद्ध जन है उनसे आप बात करिए, फिर जो है चीजों को लेके निकलिए। आप सिर्फ एक पार्टी को मान के मत चलिए। अगर आप देखिए, अगर आप अपने क्षेत्र में किसी भी जाति के लोगों से मिलते हैं तो किसी को भी परेशानी नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर धानुक समाज का है तो वो ज्यादातर झुकाव उधर की होगा। दूसरी जाति वाले भी कहेंगे अरे वो तो धानुक का कैंडिडेट है, धानुक लोग उसको देगा ही। लेकिन समस्या ये है कि धानुक सारा धानुक को देता तो नहीं है ना, या दूसरी जाति के भी वो सारे 100% तो कभी नहीं देते, इधर उधर कहीं ना कहीं चला ही जाता है। तो आपको इसको 100% मान के मत चलिए, लेकिन नेतागणों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग जो है चीजों के बारे में जो है लोकल लेवल पे इन बातों के ऊपर सोचिए कि हम कैसे जो है इसको एक मुहिम के तौर पे बनाए। मुहिम के तौर पे कहने का मतलब ये है कि अपने समाज के जो लोग हैं उनसे आप बारंबार राब्ता करिए, रणनीति बनाइए, हर दूसरे दिन जो है इसके ऊपर डिबेट करिए। कैंडिडेट का ये काम है, या कैंडिडेट के आसपास जो 4 लोग हैं उनके जो रणनीतिकार होंगे, चाहे वो किसी भी तरीके का रणनीतिकार, चाहे सोशल मीडिया पे हो या कहीं और भी हो। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे लोगों से, शब्दों पे थोड़ा ध्यान दें, ज्यादा जरूरी है। इससे समाज के सामने जो है एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। तीसरी चीज ये है कि आप समाज के हैं, लेकिन चूंकि कैंडिडेट तो आप किसी पार्टी के हैं, तो आप किसी समाज का नाम सिर्फ नहीं ले सकते। आपके लिए उस क्षेत्र में जो भी मतलब वोटर है वो सब आपके जो है आपकी जनता है। आप उनसे जाके बात करिए, उनके समस्याओं को समझिए। और एक एक चीज मैं यहाँ लास्ट में कहना चाहूंगा कि समस्याओं को सुनना ही एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए।
समस्याओं को आप नोट करिए। आप अपने पास एक डायरी रखें और उस पे नोट करिए चीज़ों को कि कौन बंदा कहाँ कह रहा है। अगर आपको उसका सुझाव पसंद आता है तो तुरंत उसका नाम लिखिए, गाँव का नाम लिखिए और मोबाइल नंबर ज़रूर लिखिए। ताकि कल को अगर आपको किसी तरीके की उस पे रणनीति बनानी हो, तो आप उस व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में 100% चीज़ें आपको नहीं बताएगा, समस्या बताएगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर समस्या बताता है आज की तारीख में, मेरा मानना है कि उसके दिमाग में कहीं न कहीं समस्या का निदान भी होता है। ये चीज़ें हैं। बाकी अपने समाज के जो फेसबुक वॉरियर्स हैं, उनसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अति उत्साहित ना हों। अभी सिर्फ टिकट मिला है और सरकार में रहते हुए किसी पार्टी का किसी को टिकट मिला हुआ हो तो 100% आप ये मान के चलिए कि जीत तो सुनिश्चित ही है, ऐसा भी नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि जो है अच्छा कैंडिडेट और अच्छा खर्च करने के बाद भी जो है और एक अच्छी पार्टी का कैंडिडेट होने के बाद भी लोग हारते हैं। तो मैं तो ये नहीं चाहूँगा पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अति उत्साही ना हो। मैंने जो है कई सारे लोगों का पोस्ट देखा था पिछले कई सारे दिनों से, 10-12 दिन से देख रहा हूँ कि लोग काफ़ी अति उत्साही हो गए कि जीत की अग्रिम शुभकामनाएँ। दिस इज़ नॉट द वर्ड टू बी यूज्ड। तो हमें इससे बचने की आवश्यकता है। खास करके पढ़े-लिखे लोगों ने भी इसका इस्तेमाल करा है, जो मुझे नागवार गुज़रा है। हो सकता है कि आपको कुछ अलग से फीलिंग आ रही हो, मुझे फीलिंग भी आ रही है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आ रही है। मैं कोई जो है रोबोट हूँ, मैं हर चीज़ को नाप-तौल के देखता हूँ। लेकिन मैं जितना कहता हूँ, मैं सिर्फ़ ये कहता हूँ कि अति उत्साही ना हो और चीज़ों को जो है समझिए और फिर जो है बात करिए। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही और अगर किसी और मुद्दे पे बात करनी हो, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को बताएँ। और अगर किसी और मुद्दे पे आपको बात करनी हो या उस पे मेरी राय जाननी हो या इसमें कई सारे सवाल आपके मन में उठ रहे हों, तो मैं उन सवालों पे जवाब देने की कोशिश करूँगा। और लास्ट में यही बात कहूँगा कि पढ़िए, सोचिए, फिर समझिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तो सोच नहीं बिल्डअप होगी। सोच बिल्डअप नहीं होगी, तो समझ नहीं पाएँगे। तो बस इतना ही आज के लिए। धन्यवाद।